हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पायरिया के बारे में, यानी कि पेरिडोंटाइटिस के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं और इससे रिलेटेड डाउट्स रहते हैं कि उन्हें बार बार पायरिया की दिक्कत क्यों हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे कि पायरिया क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, क्या क्या इसके कॉजेज रहते हैं, इससे क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं डॉक्टर शुभी बुबेले पस्तो आज इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं बातों पर डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी कि आसान भाषा में आपको सारी चीजें क्लियर कर पाऊँ। पायरिया एक सीवियर और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है और ट्रीटमेंट भी इसमें करवाना ज़रूरी रहता है। पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस। आइटिस जिस भी टर्म के आगे या जिस भी टर्म के लास्ट में लग जाता है उसको बोला जाता है इन्फेक्शन होना। तो पेरियोडोंशियम में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने को बोला जाता है पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस। अब पेरियोडोंशियम क्या होता है? पेरियोडोंशियम जो हमारे दांत के चारों तरफ की जो बोन है जिससे हमारे दांत को सपोर्ट मिलता है, अगर उसमें प्रॉब्लम होना, उसमें इन्फ्लेमेशन होना या उस जगह इन्फेक्शन होना, उस प्रॉब्लम को कहा जाता है पायरिया होना या पेरियोडोंटाइटिस की समस्या होना। अब पायरिया क्यों होता है और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं? तो जब आपको पायरिया की दिक्कत शुरू होती है तो सबसे पहले जो आपके मसूड़े हैं यानी कि जो आपके गम्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले इन्फेक्शन आपके मसूड़ों में होता है जिसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस की कंडीशन में आपको ब्रशिंग करते समय खून आएगा। हो सकता है आपके जो जिंजाइवा है यानी कि जो आपके मसूड़े हैं उसमें इन्फेक्शन की वजह से उसमें सूजन दिखाई देगी। और अगर इस कंडीशन में आप अपने दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, यानी कि आप जिंजिवाइटिस की कंडीशन में अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये कंडीशन और बढ़कर और सीवियर होकर पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन में बदल जाती है। तो सबसे पहले हमारे मसूड़ों में सूजन आएगी, आपको रेडनेस दिखाई देगी मसूड़ों में, यानी कि आपको गम्स आपके ज़्यादा रेड दिखाई देंगे। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आपको होगी, यानी कि जब भी आप ब्रश करेंगे आपको खून आएगा। और कभी कभी हो सकता है जब आपकी जो ये कंडीशन है सीवियर होगी तब थोड़ा सा भी आप किसी चीज़ से आप गम को टच भी करेंगे तो हो सकता है उस समय भी आपको अपने मसूड़ों से खून आता दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ हमारे दांत में गंदगी की वजह से एक लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लैग। अगर ये लेयर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर जमी रहती है तो ये धीरे धीरे करके एक हार्ड लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कैल्कुलस। अगर आपके दांत में ये हार्ड लेयर जो कि कैल्कुलस होती है वो अगर वहाँ पर काफ़ी टाइम तक जमा रहता है तो धीरे धीरे करके उस जगह की बोन आपकी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपका जो दांत का बोन का लेवल है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और उसकी जगह आपका ये कैल्कुलस ले लेता है। अगर कैल्कुलस आपका काफ़ी टाइम तक जमा रहेगा तो बोन रिजॉर्प्शन भी हो जाएगा और धीरे धीरे करके अगर ये और सीवियर होगा तो आपको पायरिया की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ गंदगी की वजह से, यानी कि जो आपके दांत में कैल्कुलस जमा है, प्लैग है, उसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मुंह से ज़्यादा बदबू आना भी स्टार्ट हो जाएगी। जिंजिवाइटिस की कंडीशन में आप देखते हैं कि आपको दांतों में जिंजाइवा में सूजन दिखाई देती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और पेरियोडोंटाइटिस में हो सकता है कि आपको ये कंडीशन और सीवियर हो जाती है और आपके जो गम्स हैं यानी कि आपके जो मसूड़े हैं उसमें से पस आना भी स्टार्ट हो सकता है। तो पस आने की वजह से भी, और पस भी एक कारण हो सकता है कि आपको आपकी बैड ब्रेथ की समस्या आपके सामने आ सकती है, यानी कि आपके मुंह से ज़्यादा बदबू का कारण ये पस भी हो सकता है। इसकी वजह से अगर आप अपने दांत को या मसूड़े को हल्का सा भी टच करते हैं तो आपको तेज़ दर्द महसूस होगा। ये दर्द आपके पूरे दांतों में रहता है, आपके पूरे मसूड़ों में आपको पेन फील होगा और ब्लीडिंग दिखाई देगी, जिसकी वजह से खाना खाने में भी आपको दिक्कत आती रहेगी। पायरिया की वजह से आपकी जो हड्डी का लेवल है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है, यानी कि आपके जो दांत है वो धीरे धीरे करके अपना सपोर्ट छोड़ते जाते हैं और जिसकी वजह से आपके दांत में मोबिलिटी आना, यानी कि आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को देखकर आप समझ पाएंगे कि आपको पायरिया की दिक्कत होना स्टार्ट हो चुकी है।
अगर ये सारे सिम्टम्स आप सही समय पर और स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लेते हैं तो उसी समय इनका ट्रीटमेंट भी करवा लें, ताकि आगे चलकर और बड़ी समस्या ना हो और आपके दांत उसी समय वहीं पर बच सके। नहीं तो अगर आप इस समय इनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और धीरे धीरे पायरिया की समस्या अगर आपकी बढ़ने लगती है तो आपके सारे दांत हिलने लगेंगे, और दांत जब हिलने लगते हैं तो लास्ट ऑप्शन फिर यही बचता है कि आपको दांत को निकलवाना पड़ सकता है, यानी कि आपको फिर एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ेगा। तो दांत ना हिले, सही समय पर आप अपने दांत को बचा सके। तो जैसे ही आप अपने पायरिया की स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लें, दिक्कत को स्टार्टिंग में ही देख पाएं, तो उसी समय ट्रीटमेंट करवाएं और दांतों को आगे ज़्यादा प्रॉब्लम होने से बचा लें। पायरिया में जो आपको बोन रिजॉर्प्शन की दिक्कत होती है वो स्टार्ट होती है गम रिसेशन से, यानी कि जब आपके दांत में गंदगी जमा होती है तो उस गंदगी की वजह से आपके गम्स का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि जो आपके मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ही बोन लॉस भी होता रहता है। और बोन लॉस की वजह से दांतों में मोबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब आपका जो बोन लॉस होता है, यानी कि जो आपकी जो हड्डी है उसका लेवल जब आपका धीरे धीरे करके नीचे जाने लगेगा तो हड्डी और दांत का सपोर्ट भी कम होता जाएगा, और जैसे ही दांत अपना हड्डी से सपोर्ट खो देते हैं तो वैसे ही दांत धीरे धीरे करके हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपकी बोन लॉस होता जाता है उतना ही ज़्यादा आपके दांतों में मोबिलिटी भी बढ़ने लगती है। टूथ मोबिलिटी को हम समझ सकते हैं ग्रेड से, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है उसमें आपके दांतों की मोबिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि आपके जो दांत हैं वो बहुत कम हिलते हैं। ग्रेड 2 मोबिलिटी में आपके जो दांत की मोबिलिटी होती है वो धीरे धीरे थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है बोन लॉस की वजह से, यानी कि जो बोन का लेवल है वो ज़्यादा नीचे जाने लगता है, तो उसकी वजह से आपके दांत थोड़ा ज़्यादा हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ग्रेड 3 मोबिलिटी में आपके बोन लॉस की वजह से आपके दांत इतना ज़्यादा हिलने लगते हैं, यानी कि मोबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, और लास्टली उस दांत को निकलवाना ही पड़ता है, यानी कि आपको एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ता है। आपके बोन लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि दांत अपना जो बोन से सपोर्ट है वो पूरी तरीके से खो देते हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में लास्टली ऑप्शन यही बचता है कि आप उस दांत को निकलवा लें। अब ये होता है पायरिया, यानी कि पेरियोडोंटाइटिस। पायरिया क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। अब पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस क्यों होता है और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो पायरिया का जो मेन कॉज होता है वो होता है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस अच्छे से नहीं रखते, यानी कि आप अपनी ओरल हाइजीन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग फ्लॉसिंग नहीं करते हैं और अच्छे से मुंह की आप देखभाल नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके मुंह में गंदगी जमा होने लगती है। और जब आपकी जो मुंह की गंदगी है वो काफ़ी टाइम तक अगर वहीं पर जमा रहती है तो धीरे धीरे करके ये पायरिया की दिक्कत स्टार्ट होने लगती है। तो पायरिया का जो आपका मेन कॉज होता है वो होता है आपका पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, मुंह की देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे और अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो आपको पायरिया की दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, और यही इसका मेन कॉज होता है। इसके साथ साथ भी पेरियोडोंटाइटिस के काफ़ी और कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं, यानी कि अगर आप काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली हार्ड ब्रशिंग करते आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी बोन लॉस हो जाता है, और वो भी एक कारण होता है पायरिया होने का। सेकेंडली, आपको अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की, डी की ये डेफिशिएंसी है तो इससे भी पायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिकली है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को पायरिया की दिक्कत है, तब भी आपको पायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और इसमें आपको केयर ज़्यादा रखनी पड़ सकती है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आप डायबिटिक हैं तो इस केस में भी और इस कंडीशन में भी पायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में भी आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ताकि आपकी पायरिया की कंडीशन ज़्यादा ना बढ़ सके। इसके साथ साथ भी पेरियोडोंटाइटिस के काफ़ी और कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं, यानी कि अगर आप काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली हार्ड ब्रशिंग करते आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी बोन लॉस हो जाता है और वो भी एक कारण होता है पायरिया होने का। सेकेंडली, आपको अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की, डी की ये डेफिशिएंसी है तो इससे भी पायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिकली है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को पायरिया की दिक्कत है, तब भी आपको पायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और इसमें आपको केयर ज़्यादा रखनी पड़ सकती है।
अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आप डायबिटिक हैं तो इस केस में भी और इस कंडीशन में भी पायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में भी आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ताकि आपकी पायरिया की कंडीशन ज़्यादा ना बढ़ सके। पायरिया के सबसे पहले ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग होती है केयर से, यानी कि आप पायरिया को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले उसकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। आप अपने मुंह की अच्छे से देखभाल करें और अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करें। कुछ भी खाने के बाद आप मुंह का अच्छे से कुल्ला करें और अच्छे से उसकी सफाई रखें। आप दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें और स्पेशली जब रात में खाना खाने के बाद उस टाइम अच्छे से ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करें। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग की भी ज़रूरत उतनी ही रहती है। टंग क्लीनिंग भी हमारी उतनी ही ज़रूरी रहती है जितनी कि आपकी ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग रहती है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ आपको पायरिया की समस्या के लिए ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही ज़रूरी रहता है। आपको पायरिया की ट्रीटमेंट में स्केलिंग करवानी रहती है, रूट प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। पायरिया की कंडीशन में आपके दांत धीरे धीरे करके हिलना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि आपका बोन लॉस हो जाता है। जब आपके दांत धीरे धीरे हिलने लगते हैं, लेकिन उस समय जब आपके दांतों की पकड़ कैलकुलस ने ले ली होती है, जैसे कि आपका दांत पहले बोन से सपोर्ट लेता है, लेकिन जैसे जैसे आपका बोन का लेवल कम हो जाता है तो दांत अपना बोन से सपोर्ट खो देते हैं। लेकिन गंदगी की वजह से उस जगह कैलकुलस आ जाता है और आपको लगता है कि आपके दांत उस समय नहीं हिल रहे हैं क्योंकि कैलकुलस ने बोन की जगह ले ली होती है। लेकिन जब आप सफाई करवाते हैं तो उस जगह कैलकुलस रिमूव हो जाता है और वापस आपकी पायरिया की वजह से जो दांत हिल रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि आपके दांत सफाई की वजह से हिलने लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सफाई से डरना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ये डर रहता है कि हम सफाई करवाएंगे तो हमारे दांत और ज़्यादा हिलने लगेंगे, जबकि दांत हिलने का जो रीज़न रहता है वो पायरिया रहता है। पहले से ही पायरिया की वजह से आपके दांत ने जो बोन की पकड़ होती है वो छोड़ दी होती है, जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर गंदगी रहती है, कैलकुलस रहता है, उसकी वजह से उस टाइम आपके दांत नहीं हिल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप सफाई करवाते हैं तो उस गंदगी को आप हटवा देते हैं और कैलकुलस जैसे ही हटता है तो आपको लगता है कि आपकी सफाई से दांत हिल रहे हैं। तो पायरिया के ट्रीटमेंट के बाद, यानी कि जब आप स्केलिंग करवा लेते हैं, तो चाहे आपके दांत थोड़े बहुत हिले भी, लेकिन वहाँ से जब कैलकुलस हट जाता है तो धीरे धीरे करके जो आपके गम रिसेशन हुआ है, यानी कि जो आपके गम्स का लेवल नीचे गया है, यानी कि जो आपके मसूड़े हैं वो धीरे धीरे करके अपनी लेवल पे वापस आने लगते हैं। आपको मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ गम ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं जिससे आपको गम्स की मसाज करनी रहती है और धीरे धीरे करके आपके गम्स नॉर्मल हो जाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप सही समय पर अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने से आप बच सकते हैं। आपका धीरे धीरे करके जो आपके मसूड़ों की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे करके अच्छी होने लगती है। आपकी पायरिया की दिक्कत धीरे धीरे करके कम होने लगती है। मसूड़े आपके जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं अपने लेवल पर वापस आने लगते हैं। धीरे धीरे करके मसूड़े भी हेल्दी होने लगते हैं और आपकी पायरिया की दिक्कत भी दूर होने लगती है। लेकिन सही समय पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये कंडीशन और सीवियर होती जाएगी, पायरिया की दिक्कत आपको बढ़ने लगेगी और जो दांत अभी आप बचा सकते थे ट्रीटमेंट से वो ज़्यादा पायरिया की वजह से ज़्यादा तरीके से हिलने लगेंगे। और अगर दांत आपके एक बार हिलने स्टार्ट हो जाते हैं और यानी कि जब आपका पायरिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में फिर आपके पास कोई ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं बचता है और आपको फिर एक्सट्रैक्शन यानी कि आपको दांत निकलवाने की ही सलाह दी जाती है। तो ये थी पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम। अगर ऐसी ही कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपके साथ भी है, आपको भी दांत में कोई पायरिया की दिक्कत हो रही है या गंदगी दिखाई दे रही है, तो उसी समय आप अपने दांतों की सफाई करवा लें, यानी कि आप अपने पायरिया की उसी समय ट्रीटमेंट करवा लें और अपने दांत की कंडीशन को और ज़्यादा बिगड़ने से बचा लें। पायरिया की समस्या के लिए सिर्फ टूथपेस्ट और मेडिसिन नहीं होते हैं। पायरिया को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ेगा, मुंह की अच्छे से सफाई रखनी पड़ेगी और अच्छे से अपने मुंह की देखभाल करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ प्रॉपर अच्छे से एक ट्रीटमेंट लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ आप मेडिसिन और टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेडिसिन और टूथपेस्ट पायरिया को ठीक नहीं करते, इसका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। होप आपको पायरिया से रिलेटेड सारी चीजें और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पायरिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।